भारतीय टेक्सटाइल्स कपड़ों के मामले में भारत जैसी दुनिया में दूसरी जगह नहीं थी। एक वक्त यहाँ मलमल बनता था, जिसके बारे में एक ब्रिटिश यात्री ने लिखा, भारत में बनने वाला मलमल पानी जैसा है, इतना मुलायम। भारत के बुनकर इस कदर महीन काम करते थे एक वक्त कि 90 मीटर कपड़े को आप अंगूठी से खींच सकते थे। एक जिक्र मिलता है कि 60 फीट का कपड़ा माचिस की डिब्बी में समा जाता था। बनारसी साड़ी को आप लीजिए, जिसके एक पल्ले की चौड़ाई को बुनने में 5600 धागे लगते थे। महज एक साड़ी बनाने में 16 से 30 दिन लग जाते थे और एक वक्त में 3 से लेकर 7 कारीगर इसे बनाने में जुटते थे। एक वक्त हाल ये था कि ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मशीनों का इस्तेमाल करके भी हिंदुस्तान के कपड़ों की बराबरी नहीं कर पा रहा था। स्वाभाविक है, इसके पीछे वजह थी उस वक्त के बुनकरों का कौशल। अगर इकॉनमी में किसी सेक्टर को मजबूती देनी है तो उस सेक्टर में काम करने वाले लोगों में बेहतरीन कौशल की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर देश में एक रिपोर्ट आए जिसके मुताबिक देश में लगभग हर दूसरा युवा इतना स्किल्ड नहीं कि उसे नौकरी दी जा सके, तो कई सवाल खड़े होते हैं। जैसे युवा अपनी फील्ड में कौशल का विकास कर पाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आखिर किन समस्याओं के चलते देश में ये हालात बने? स्किल की इस कमी के बीच एआई कैसे देश के जॉब मार्केट पर असर डालेगा? आज के शो में इन्हीं सारे सवालों पर हम बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जटिल टॉपिक्स को सरल भाषा में समझाने वाली हमारी रोजाना की सीरीज आसान भाषा में। 2024 का अंतरिम बजट आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इन उपलब्धियों में जिक्र हुआ स्किल इंडिया मिशन का। सरकार की फ्लैगशिप पॉलिसी ये थी जिसका जिक्र मोदी सरकार के कई मंत्री कई मौक़ों पर करते रहे हैं। आंकड़ों की मान लें हम तो अभी तक इस पॉलिसी के तहत 1,40,00,000 युवाओं को ट्रेनिंग मिली, 54 लाख युवाओं को अपस्किलिंग और रीस्किलिंग का फ़ायदा मिला, यानी 54 लाख युवाओं ने अपने वर्क फील्ड में और बेहतर स्किल प्राप्त की या नई स्किल सीख ली। ये बात हुई सरकारी आंकड़ों की। अब समझते हैं दूसरे आंकड़ों को। व्हील बॉक्स नाम की एक संस्था है, इसने भारत सरकार के ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर सालाना रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट को कहते हैं इंडिया स्किल रिपोर्ट। इसके लिए एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट किया जाता है। अगर उसमें कोई व्यक्ति 60% से ऊपर का स्कोर कर ले तो उसे नौकरी देने लायक माना जाता है, एम्प्लॉयबल माना जाता है। साल 2024 में करीब 3,88,000 का सर्वे हुआ। इसमें 18 से 29 साल के युवाओं को शामिल किया गया, जिनमें से सिर्फ 51.2% युवा पास कर पाए स्किल टेस्ट को। अगर इंडस्ट्री वाइज देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस के बीटेक और BE ग्रेजुएट्स में से सिर्फ 66% लोग एम्प्लॉयबल थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मात्र 54% युवा एम्प्लॉयबल थे। MBA डिग्री धारियों में सिर्फ 71% युवा नौकरी योग्य पाए गए। BA, BCom, ITI और पॉलिटेक्निक के एम्प्लॉयबिलिटी के आंकड़े आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। लेकिन आखिर देश का इतना बुरा हाल कैसे हुआ कि हर दूसरा आदमी काम नहीं जानता? इसके पीछे क्या वजह है कि युवा सालों का समय लगाकर डिग्री ले लेते हैं, फिर भी वो स्किल नहीं सीख पा रहे हैं जिसकी इंडस्ट्री को ज़रूरत है? GITN की एक्सक्लूसिव बातचीत में हमने ये सवाल पूछा था प्रमथ राज सिन्हा से। प्रमथ राज सिन्हा देश के बड़े शिक्षाविद और अशोका यूनिवर्सिटी और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के फाउंडर हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ऐसे रिपोर्ट कई सालों से आते रहे हैं और ये बिल्कुल स्थापित हो गया है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं हैं। PhDs हैं जो स्कूटर चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं और ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं। तो इसमें मैं मानता हूँ कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो हमने लोगों को स्किल किया है, वो उसमें बहुत खामियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। बहुत सारी चीज़ें करनी है, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी काम है जो सरकार भी कर रही है और बहुत लोग इसमें लगे हुए हैं कि जो फाउंडेशनल लैंग्वेज और न्यूमरेसी की ट्रेनिंग है, FLN जिसको बोलते हैं, और अब निपुण भारत जो शुरू हुआ है। हमारे यहाँ 25 मिलियन 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं हर साल। अब उन सबको फाउंडेशनल लैंग्वेज और न्यूमरेसी देना हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि, और इस पे भी काम हो रहा है, कि कुछ और स्किल्स भी हमें स्कूल लेवल पे लोगों को सिखाने चाहिए, क्योंकि हर शख्स को यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेकर अनएम्प्लॉयड होने की ज़रूरत नहीं है।
हमें हाई स्कूल लेवल पे भी लोगों को स्किल करके एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाना चाहिए। इसको आप वोकेशनल ट्रेनिंग कहें, स्किलिंग करें, और ये प्रोग्राम स्कूल में काफ़ी हद तक चलाई गई हैं, शुरू की गई हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं। सॉल्व नहीं करेंगे और उसको उभारेंगे नहीं, एम्प्लॉयमेंट जब सॉल्व होगा तो पूरी इंजन पुल होगी। आईटी सेक्टर में अगर आप देखें तो वही हुआ, आईटी सेक्टर टेक ऑफ किया और हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम स्किलिंग करना नहीं जानते, हम जानते हैं, लेकिन इसलिए वो स्किलिंग बढ़ा क्योंकि सेक्टर बढ़ा, सेक्टर की नीड थी, तो एजुकेशन प्रोग्राम्स भी उसी तरह से बढ़े। आपने इस समस्या के विषय में जाना, प्रमथ राज ने कई अन्य विषयों पर भी विस्तार से बात की है। इसे आप 21 जुलाई को गेस्ट इन द न्यूज रूम के एपिसोड में देखेंगे पूरी बातचीत को। बहरहाल ये बात स्वाभाविक है कि स्किल्स की कमी की वजह से इकॉनमी पर असर होगा। ये समस्या कैसे इतनी विशाल बनी, इससे देश को क्या नुकसान होगा और इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इससे अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट का नज़रिया भी हमें बताता है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। इंडिया में लो एम्प्लॉयबिलिटी का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी इंडस्ट्री और एजुकेशन के बीच में कोलैबोरेशन नहीं है। यानी कि इंडस्ट्री को जो स्किल्स अपने वर्कर्स में चाहिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम उन स्किल्स को डेवलप नहीं कर पा रहा है स्टूडेंट्स में। हमारे एजुकेशन सिस्टम का मेजर फोकस रहता है थियोरेटिकल लर्निंग पर या फिर बुकिश नॉलेज पर। जो स्किल्स इंडस्ट्रीज को चाहिए उनको एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं कर पा रहा है। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दुनिया में हो रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में, उनके साथ में कदम मिलाकर हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे ग्रेजुएट्स डिग्री लेने के बाद भी जॉब रेडी नहीं होते हैं। इसका काफी नुकसान पूरे देश को झेलना पड़ता है। इसका सीधा सीधा असर बेरोजगारी पर पड़ता है। बेरोजगारी बढ़ती है तो हमारे देश के विकास दर पे भी असर पड़ता है, हमारी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है, हम उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हो सकता है, हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसके अलावा कंपनीज को भी काफी नुकसान होता है, क्योंकि जब कंपनीज को वो ग्रेजुएट्स मिलते हैं जिनके अंदर स्किल्स नहीं है, तो उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जिसका खर्चा कंपनी को उठाना पड़ता है। ये तो बात हुई स्किल की कमी से वर्तमान में कैसे युवाओं को नौकरियां नहीं मिल पा रही। अब समझते हैं कैसे लो स्किल जॉब्स के लिए एआई एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में एक उभरती हुई इंडस्ट्री है। किसी भी इंडस्ट्री के बढ़ने के पीछे कई कारण होते हैं। कहते हैं ना कि ऑल ऑड्स आर इन फेवर। जब सभी चीज़ें पक्ष में अलाइन हो जाएं तो वैसी स्थिति बनती है। तो अभी और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी ऐसा ही है, ऑल ऑड्स आर इन फेवर। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पब्लिक और इंडस्ट्री दोनों को फ़ायदा होना है, इस वजह से बम्पर डिमांड है। जब मार्केट में माल बिकने की गुंजाइश हो तो स्वाभाविक है कि उस इंडस्ट्री में बेहतर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मेटा, गूगल, चैट जीपीटी आदि इसमें अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, कहना चाहिए अरबों डॉलर्स। इसके अलावा जो सहायक टेक्नोलॉजी है, माने हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, उसका डेवलपमेंट भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जैसे अच्छी क्वालिटी के फ़ोन्स आ रहे हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स आ रहे हैं, या फिर 5G जैसी इंटरनेट स्पीड आ रही है। इन सब से एक बात साफ है कि एआई की एंट्री और आने वाले समय में उसकी डोमिनेंस से बचना मुश्किल है। अगर बैठे बिठाए कोई कंप्यूटर इंसानों जैसा या उससे बेहतर काम कम समय में कर दे तो कंपनियां इंसानों को हायर क्यों करेंगी, उनकी ट्रेनिंग पर खर्च क्यों करेंगी। लेकिन फिलहाल के ट्रेंड ऐसा बताते हैं कि एआई पहले लो स्किल जॉब्स के लिए ही खतरा बनेगा, जैसे कॉल सेंटर एम्प्लॉय, डेटा एनालिस्ट वगैरह। अब इसमें दोष एआई का तो नहीं है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तब कुछ जॉब्स ख़त्म होती हैं और दूसरी स्किल्स खपाने वाली जॉब्स क्रिएट होती हैं। कभी कभी ज़्यादा स्किल्स वाली जॉब बनती है। उदाहरण से समझिए वॉशिंग मशीन और कपड़े प्रेस करने वाला आयरन, इसका इस्तेमाल हम सब करते हैं, लेकिन मार्केट में इसकी जगह में काफ़ी चेंज आया है। इसकी वजह से पहले जो हर मोहल्ले और हर कॉलोनी में धोबी हुआ करते थे, उनकी ज़रूरत कम हो गई। लोग या तो खुद अपने कपड़े धो लेते हैं वॉशिंग मशीन में, खुद प्रेस भी कर लेते हैं, या फिर किसी लॉन्ड्री में भेज देते हैं। वहाँ बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन्स में कपड़े धोए जाते हैं और कुछ लोगों की टीम उन्हें प्रेस करके अपनी रोज़ी रोटी चलाती है। लेकिन वॉशिंग मशीन को बनाने के लिए टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, मेंटेन करना पड़ता है। इन कंपनियों को अपना माल बेचने के लिए सेल्स और मार्केटिंग के MBA ग्रेजुएट्स की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर सेल सर्विस के लिए भी पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स की ज़रूरत पड़ती है। और फिर लॉन्ड्री के ज़रिए भी एंटरप्रेन्योर लोग बन रहे हैं। यानी नौकरी ख़त्म नहीं हुई, बस लो स्किल की जगह हाई स्किल जॉब्स ने ले ली या दूसरी स्किल वाली जॉब्स ने ले ली।
ऐसा ही केस एआई के साथ भी है। लो स्किल जॉब्स पर खतरा है, लेकिन इस एआई को चलाने के लिए भी कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के लिए हाई क्वालिटी कोडर्स की ज़रूरत होगी। सिस्टम में इसके इंटीग्रेशन के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, जिसकी बात हमने अभी की थी। इन सब वजहों से हाई स्किल जॉब्स क्रिएट होती रहेंगी, लेकिन यहाँ दो महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या जितनी लो स्किल नौकरियाँ एआई की वजह से जाएंगी, उतनी या उससे ज़्यादा हाई स्किल जॉब्स एआई की वजह से बनेंगी? और दूसरा सवाल कि क्या हाई स्किल जॉब्स के लिए जो ट्रेनिंग और पोटेंशियल की ज़रूरत है वो हिंदुस्तान में है या उस पर काम चल रहा है? इन सवालों के जवाब आइए जानते हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एआई से होने वाले जॉब लॉस पर 2 रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं। एक रिपोर्ट साल 2020 में पब्लिश हुई और दूसरी 2023 में। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक एआई की वजह से दुनिया भर में करीब 8 करोड़ 50 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी और 9 करोड़ 70 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। यानी एआई के चलते दुनिया भर में 1 करोड़ 20 लाख नई नौकरियां पैदा होने वाली है नेट। लेकिन IMF की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 में IMF ने अपने दावों को बदला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2027 तक 6 करोड़ 90 लाख नौकरियां बनने का दावा है, जबकि दुनिया भर में करीब 8 करोड़ 30 लाख लोगों की नौकरियां जाने का खतरा है। यानी IMF जैसी संस्था भी एआई के इम्पैक्ट को समझने में अपने जो उनके अनुमान है उनको लगातार बदल रही है। वो भी प्रोसेस ही कर रहे हैं। जो दूसरा अनुमान है उसके हिसाब से नौकरियां नेट घट रही हैं। तो कुल जमा बात यह है कि एआई की एंट्री के बाद लोगों को खुद को उसके अकॉर्डिंग स्किल करना होगा, तभी इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में वो सर्वाइव कर पाएंगे। यानी बड़े स्तर पर लोगों की अप स्किलिंग करनी पड़ेगी। इसके बारे में डिटेल में समझने के लिए हमने बात की विशेषज्ञों से। काफ़ी सारे ऐसे लो स्किल्ड जॉब्स हैं जिनमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने लगा है। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि जो वर्कर्स पहले से इन सेक्टर्स में कार्यरत हैं उनकी दोबारा से ट्रेनिंग करी जाए, अपस्किलिंग करी जाए। कुछ ऐसे जो जॉब्स हैं वो हैं रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली लाइन, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स। इनमें वर्कर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपस्किलिंग की ज़रूरत है। सरकार ने काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं, ऐसे कदम उठाए हैं जो कि लोगों को अपस्किलिंग में मदद करेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया मिशन, नेशनल एआई स्ट्रैटेजी, एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे कदम जो हैं वो सरकार उठा रही है ताकि जो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन आया है उसकी वजह से वर्कर्स को परेशानी ना हो और उनको ट्रेनिंग दे करके इंडस्ट्री में रेलेवेंट बने रहने में मदद हो। स्किल की कमी देश के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसे सुधारना बेहद ज़रूरी है। इसी नोट पर हम आसान भाषा का ये एपिसोड कंक्लूड कर रहे हैं। इसे आकाश ने लिखा और विजय ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लर्न टॉप।